भारत में कृषिगत अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का कारण साख की सुविधाओं का अभाव माना जा सकता है। आज हम कृषि के लिए संस्थागत साख के कौन कौन से स्रोत होते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। कृषि, पशुपालन, ग्रामीण उद्योग, एग्रो प्रोसेसिंग आदि सभी आर्थिक कार्यों के लिए पर्याप्त मात्रा में साख की आवश्यकता होती है। ग्रामीण जनता की आमदनी बहुत कम होती है और उसकी बचत भी कम होती है, इसलिए आर्थिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए साख की ज़रूरत होती है। नियोजित अर्थव्यवस्था में कृषि का तेजी से विकास करने के लिए साख की आवश्यकता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विविधता लाने के लिए गैर कृषि उत्पादन को बढ़ाने की भी ज़रूरत होती है। इसलिए भविष्य में ग्रामीण क्षेत्र में पूंजी की मांग तेज गति से बढ़ने की उम्मीद है। ग्रामीण साख की एक सुनियोजित और संगठित योजना के द्वारा ही इसकी पूर्ति करना संभव होता है। ग्रामीण साख में कृषिगत साख के अतिरिक्त कुटीर और विभिन्न प्रकार के ग्रामीण उद्योगों के लिए आवश्यक साख की मात्रा भी शामिल की जाती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता कृषिगत कार्यों के लिए ही होती है। कृषिगत उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए साख की उपलब्धि उचित समय पर, उचित मात्रा में और उचित ब्याज की दर पर होना चाहिए। अगर हम कृषिगत साख का वर्गीकरण करें तो इसे कई तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे उसकी समयावधि के अनुसार, उद्देश्य के अनुसार, जमानत के अनुसार या ऋणदाता के अनुसार। यदि हम अवधि के अनुसार करें तो अल्पकालीन ऋण जो इसकी अवधि 15 महीने तक की होती है, यह चालू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिए जाते हैं, जैसे खाद, बीज आदि के लिए किसान गांव के महाजन या सहकारी समिति से इस प्रकार के ऋण लेता है। ऐसे ऋण उपभोग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी लिए जाते हैं। मध्यमकालीन ऋण की अवधि प्रायः 15 महीने से 5 वर्ष की होती है, जैसे बैल खरीदने के लिए, कुआं खुदवाने, भूमि में सुधार करने के लिए किसान मध्यमकालीन ऋण लेता है। शादी, मृत्यु पर उपभोग खर्च के लिए भी मध्यमकालीन ऋण लिए जाते हैं। दीर्घकालीन ऋण, इनका भुगतान 5 वर्ष के बाद किया जाता है। ये पुराने ऋण चुकाने, लघु सिंचाई, भू संरक्षण, बंजर भूमि को खेती के लायक बनाने, भूमि खरीदने, भूमि में स्थायी सुधार करने, भारी मशीनरी जैसे ट्रैक्टर आदि खरीदने और ग्रामीण विद्युतीकरण आदि के लिए लिए जाते हैं। भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण देते हैं और गांव में महाजनों से भी दीर्घकालीन ऋण प्राप्त किए जाते हैं। अब उद्देश्य के अनुसार यदि हम देखें तो ये उत्पादक और अनुत्पादक 2 प्रकार के हो सकते हैं। अनुत्पादक उपभोग के लिए प्राप्त किए गए ऋण भी 2 भाग में बांटे जा सकते हैं। एक तरफ फसल के समय किसान अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ऋण लेने को बाध्य होता है। इसके अलावा शादी, मृत्यु, मुकदमेबाजी आदि में व्यय करने के लिए भी ऋण लेने पड़ते हैं। श्रेणी के ऋण उपभोग के लिए जाने पर भी उत्पादक ऋणों की भांति ही होते हैं और उनका लेना बुरा नहीं माना जाता। लेकिन जो दूसरे तरह के ऋण होते हैं, उपभोग ऋण, वे पूर्णतया अनुत्पादक होते हैं। जमानत के अनुसार यदि हम देखें तो ऋण जमानत या बिना जमानत दोनों तरह से लिए जाते हैं और ऋणदाता के अनुसार किसानों को साख प्रदान करने के साधन व्यक्तिगत या संस्थागत हो सकते हैं। व्यक्तिगत साधनों में साहूकार, देशी बैंकर, व्यापारी, जमींदार, किसान के मित्र, संबंधी आदि आते हैं और संस्थागत साधनों में सहकारिताएं, राज्य सरकारें, अनुसूचित व्यापारिक बैंक, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम शामिल होते हैं। आजकल संस्थागत साधनों को बढ़ाने पर अधिक जोर दिया जाने लगा है ताकि कृषकों को महाजन और साहूकारों के आर्थिक शोषण से बचाया जा सके। लघु और सीमांत कृषकों की आवश्यकताओं की पूर्ति पर अधिक ध्यान दिया जा सके और कृषि के लिए कर्ज की कुल मात्रा में वृद्धि की जा सके। अब हम यह बात करते हैं कि कृषि के लिए संस्थागत साख कौन प्रदान करता है। कृषकों को संस्थागत साख राज्य सरकारों, सहकारी संस्थाओं और व्यापारिक बैंकों द्वारा प्रदान किया जाता है। इनको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, प्रत्यक्ष वित्त और परोक्ष वित्त। प्रत्यक्ष वित्त के अंतर्गत सहकारी समितियां, राज्य सरकारें, अनुसूचित व्यापारिक बैंक और प्रादेशिक ग्रामीण बैंक आते हैं जो किसानों को प्रत्यक्ष रूप से ऋण देते हैं। प्राथमिक कृषि साख समितियां कृषकों को अल्पकालीन और मध्यमकालीन कर्ज देती हैं और भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन कर्ज देते हैं। राज्य सरकारें किसानों को
तकावी ऋण देती हैं। अनुसूचित व्यापारिक बैंक कृषि और सहायक क्रियाओं के लिए अल्पकालीन व अवधि कर्ज प्रदान करते हैं। परोक्ष वित्त के अंतर्गत राज्य सहकारी बैंक, केंद्र सरकारी बैंक, अनुसूचित व्यापारिक बैंक, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम इत्यादि आते हैं, जो परोक्ष रूप से कृषि को वित्त प्रदान करते हैं। कृषि के लिए संस्थागत साख में सहकारिताएं, अनुसूचित व्यापारिक बैंक, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक 3 प्रमुख संस्थागत एजेंसियां हैं जो कृषिगत साख प्रदान करती हैं। जो 1 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना से कृषिगत साख के क्षेत्र में पुनर्वित्त की सुविधा बढ़ गई है, जिसका लाभ विभिन्न एजेंसियों ने उठाया है। पुनर्वित्त की सुविधा में पहले बैंक किसानों को कर्ज देते हैं, बाद में वे नाबार्ड से पुनर्वित्त की सुविधा के माध्यम से स्वयं उनसे वित्त प्राप्त करते हैं। सहकारिताओं, अनुसूचित व्यापारिक बैंकों, प्रादेशिक बैंकों में राज्य सरकारों द्वारा कृषिगत कार्यों के लिए प्रत्यक्ष वित्त प्रदान किया जाता है। इसमें प्रथम स्थान सहकारिताओं का तथा दूसरा स्थान अनुसूचित व्यापारिक बैंकों का रहा है। संस्थागत साख के क्षेत्र में जो प्रमुख समस्या आती है उसमें देश में कृषिगत साख संस्थाओं की दशा काफ़ी निराशाजनक है। कई राज्यों में जानबूझकर समय पर भुगतान न करने और बढ़ते हुए ओवरड्यूज की समस्या बहुत गंभीर हो गई है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र और गुजरात जैसे सहकारी दृष्टि से विकसित राज्यों की दशा भी खराब है। कुछ राज्यों ने कृषिगत ऋणों को बट्टे खाते लिखकर और सहकारी खजाने से सब्सिडी देकर देश के समक्ष गलत दृष्टांत रखा है। यदि यही प्रवृत्ति जारी रही तो भविष्य में संस्थागत एजेंसियां कोषों के अभाव में अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगी। जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना से कृषि साख के क्षेत्र में पुनर्वित्त की सुविधा काफ़ी बढ़ गई, जिसका लाभ विभिन्न एजेंसियों ने उठाया है। पुनर्वित्त की सुविधा में पहले बैंक किसानों को कर्ज देते हैं और बाद में वे नाबार्ड से पुनर्वित्त की सुविधा के माध्यम से स्वयं उससे वित्त प्राप्त करते हैं। सहकारिताओं, अनुसूचित व्यापारिक बैंकों, प्रादेशिक बैंकों व राज्य सरकारों द्वारा कृषिगत कार्यों के लिए प्रत्यक्ष वित्त या डायरेक्ट फाइनेंस प्रदान किया जाता है। इसमें प्रथम स्थान सहकारिताओं का और दूसरा स्थान अनुसूचित व्यापारिक बैंकों का रहा है। राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, अनुसूचित व्यापारिक बैंक, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम कृषि के लिए इनडायरेक्ट फाइनेंस या परोक्ष वित्त प्रदान करते हैं। संस्थागत साख के क्षेत्र में अगर हम प्रमुख समस्या की बात करें तो देश में कृषिगत साख संस्थाओं की दशा काफ़ी निराशाजनक है। कई राज्यों में जानबूझकर समय पर भुगतान न करने और बढ़ते हुए ओवरड्यूज की समस्या बहुत गंभीर हो गई है। महाराष्ट्र और गुजरात जैसे सहकारी दृष्टि से विकसित राज्यों की दशा भी बहुत खराब है। कुछ राज्यों ने कृषिगत ऋणों को बट्टे खाते लिखकर और सरकारी खजाने से सब्सिडी देकर देश के समक्ष गलत दृष्टांत रखा है। यदि यही प्रवृत्ति जारी रही तो भविष्य में संस्थागत एजेंसियां कोषों के अभाव में अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगी। राज्य सहकारी बैंकों का रिकवरी का मांग से अनुपात 2017-18 में 94.2%, जिला सहकारी बैंकों का 71.1%, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का 48.4% और प्राथमिक सहकारी कृषि व ग्रामीण विकास बैंकों का 41% रही। इससे पता चलता है कि सरकारी संस्थाओं में बनी हुई गैर रिकवरी अर्थात ओवरड्यूज की समस्या बहुत गंभीर है। कृषिगत और सहायक क्रियाओं के लिए प्रत्यक्ष संस्थागत ऋण प्रदान करने में सर्वाधिक अंश अनुसूचित व्यापारिक बैंकों और प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों का रहा है। इनका जो व्यापारिक बैंकों में 1969 में 14 बड़े व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से कृषकों के लिए साख की व्यवस्था करने में बहुत कम भाग लिया था। इस संबंध में इनका ज़्यादातर कार्य ग्रामीण और शहरी महाजनों, देशी बैंकरों और व्यापारियों को पूंजी देना रहा था। 1951-52 में किसानों को अपनी कुल उधार का मुश्किल से 0.9% व्यापारिक बैंकों से मिल पाया था, जो काफ़ी कम था, लेकिन 1981-82 में यह अनुपात बढ़कर 28% हो गया था।
1955 से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी देश के विभिन्न भागों में अपनी शाखाएं खोलकर बचत को एकत्र करने और ग्रामीण साख की सुविधाएं बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राष्ट्रीयकृत बैंकों में कृषिगत साख के योगदान की अगर हम बात करें तो सितंबर 1967 से बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की नीति के अंतर्गत व्यापारिक बैंक कृषिगत मशीनरी की खरीद और पंप सेट लगाने आदि के लिए साख प्रदान करने लगे थे। जुलाई 1969 में 14 बड़े व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पीछे एक उद्देश्य यह था कि ये बैंक कृषि और अन्य क्षेत्रों को अधिक मात्रा में कर्ज दे सकेंगे। 15 अप्रैल 1980 को 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। पिछले वर्षों में व्यापारिक बैंकों ने अपनी शाखाओं का तेजी से विस्तार किया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने काफ़ी नई शाखाएं खोली हैं। 30 जून 1969 से 31 मार्च 2018 के बीच सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के कार्यालयों की संख्या 7015 से बढ़कर 87,580 हो गई। इनमें से ग्रामीण केंद्रों में 28,799 हैं। जून 1969 में कृषि को दिए गए प्रत्यक्ष ऋण में बकाया राशि 40 करोड़ रुपए और परोक्ष वित्त की राशि 122 करोड़ रुपए थी, जो मार्च 2015 के अंत में बढ़कर 58,164 करोड़ और 1,63,413 करोड़ हो गई। रिजर्व बैंक के निर्देशन में कुछ बैंकों ने गहन कृषि विकास के लिए ग्राम अपनाओ योजना या विलेज एडॉप्शन स्कीम प्रारंभ की थी। देश के कई जिलों में व्यापारिक बैंकों के द्वारा प्राथमिक कृषि साख समितियों के लिए वित्तीय व्यवस्था करने की स्कीम लागू की गई है। कृषि की वित्तीय व्यवस्था के संबंध में व्यापारिक बैंकों और सहकारिक बैंकों की क्रियाओं में आवश्यक तालमेल बैठाने का प्रयास किया गया है। कृषिगत व ग्रामीण ऋण राहत स्कीम 1990 की बात अगर हम करें तो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेट रिलीफ स्कीम ARDR स्कीम, इसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों द्वारा 10,000 रुपये तक के कर्ज में राहत देने की व्यवस्था की गई थी। यूपीए सरकार ने 2008-9 में कृषकों के लिए कर्ज माफ़ी और कर्ज राहत की बाहरी राशि की घोषणा की थी। इसकी कुल राशि 71,680 करोड़ रुपए आंकी गई थी। सरकार भूमि सुधार ऋण अधिनियम लैंड इम्प्रूवमेंट लोन एक्ट 1883 के अंतर्गत किसानों को सरकार की ओर से दीर्घकालीन ऋण मिलता रहा है तथा कृषक ऋण अधिनियम एग्रीकल्चरिस्ट लोन एक्ट 1884 के अंतर्गत अल्पकालीन ऋण दिए जाते रहे हैं। अकाल के दिनों में तकावी ऋण ज़्यादा लोकप्रिय रहे हैं। इनकी राशि बहुत कम रही है। विभिन्न राज्यों की स्थिति में काफ़ी अंतर पाया गया है। तकावी ऋण की कमियां होती हैं कि ये थोड़ी रकम और उसके वितरण में असमानता होती है। उचित समय पर ऋण नहीं मिलता है। ऋण मिलने में देरी और उधार लेने वाले के द्वारा ऋण प्राप्त करने के लिए अत्यधिक व्यय किया जाता है। ऋण के प्रयोग की देखरेख का अभाव होता है। बड़े किसानों को ही अधिकतर ऋण मिल पाता है और ब्याज की दर कम होने पर भी ऋणों की वास्तविक लागत ब्याज की दर कम होने पर भी ऋणों की वास्तविक लागत अधिक होती है। इस प्रकार कृषक तकावी ऋणों से विशेष लाभ नहीं उठा पाए हैं। सहकारी संगठन की बात अगर हम करें तो भारत में सहकारिता आंदोलन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में 1904 से चालू हुआ था। इसका ज़्यादातर प्रयोग किसानों को साख प्रदान करने में किया गया है। इस कार्य को केंद्रीय स्तर पर राज्य सहकारी बैंक, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक और ग्राम स्तर पर प्राथमिक कृषि साख समितियाँ या PACs कर रहे हैं। इसके अलावा बड़े आकार की बहुउद्देशीय समितियां, लार्ज साइज मल्टीपर्पज़ सोसाइटीज़, लैम्प्स भी कृषकों को कर्ज के अलावा अन्य इनपुट प्रदान करती हैं। आजकल नाबार्ड के माध्यम से सहकारी बैंकों को वित्त की काफ़ी सुविधा दी जाती है। सहकारी साख में कमियां यह हैं कि लघु कृषकों को संस्थागत साख में कम अंश होता है। बढ़ते हुए ओवरड्यूज़ की समस्या आती हैं और विकास में प्रादेशिक असमानताएं पाई जाती हैं और
यदि हम एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ARDC या कृषि पुनर्वित्त निगम जो पहले था ARC, यह जुलाई 1963 में स्थापित किया गया था और 5 नवंबर 1975 को इसका नाम बदलकर कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ARDC कर दिया गया था। 12 जुलाई 1982 को कृषि व ग्रामीण विकास पर राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड, नेशनल एंड एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक नाबार्ड की स्थापना के बाद ARDC के कार्य नाबार्ड को सौंप दिए गए। यह प्रश्न बनता है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, यह किससे संबंधित है? तो यह कृषि के संस्थागत ऋण से संबंधित है और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। कृषिगत वित्त निगम एग्रीकल्चर फाइनेंस कॉरपोरेशन या AFC अप्रैल 1968 में स्थापित किया गया था। इसका रजिस्ट्रेशन सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में किया गया था। इसने कृषि संबंधी क्रियाओं में सलाहकारी संगठन के रूप में काफ़ी दक्षता प्राप्त की है। यह व्यापारिक बैंकों को कृषिगत साख बढ़ाने में सहयोग प्रदान करता है। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक या नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना का सुझाव ग्राफिक कार्ड या कृषि व ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत साख की वित्तीय व्यवस्था की जांच के लिए नियुक्त समिति ने किया था। नाबार्ड के प्रमुख कार्य हैं, यह कृषि लघु उद्योगों, कारीगरों, कुटीर व ग्रामीण उद्योगों, दस्तकारों और अन्य सहायक आर्थिक क्रियाओं के लिए सभी प्रकार के उत्पादन व निवेश साख के लिए पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करता है। कर्ज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इसकी धनराशि भारत सरकार, विश्व बैंक और अन्य बहुपक्षीय और द्विपक्षीय एजेंसियों से प्राप्त होती हैं। राज्य सहकारी बैंकों, प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को अल्पकालीन, मध्यमकालीन और दीर्घकालीन साख प्रदान करने के अलावा यह राज्य सरकारों को 20 वर्ष की अवधि तक के लिए कर्ज देता है ताकि वे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहकारी साख समितियों की शेयर पूंजी में अपना अंशदान दे सकें। केंद्रीय सरकार की स्वीकृति से राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास में संलग्न किसी भी संस्था को दीर्घकालीन कर्ज यह प्रदान कर सकता है। यह लघु और ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए भारत सरकार, योजना आयोग, राज्य सरकारों आदि के कार्यों में समन्वय स्थापित करता है। इसने कृषि और ग्रामीण विकास में अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए एक रिसर्च और विकास कोष स्थापित किया है और विभिन्न प्रोजेक्टों के क्रियान्वयन और मूल्यांकन की जिम्मेदारी नाबार्ड की होती है। यह प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों की जांच के लिए जिम्मेदार होता है। नाबार्ड ने अब तक काफ़ी स्कीमें स्वीकृत की हैं जिसका संबंध लघु सिंचाई, भूमि विकास, कृषि मशीनीकरण, बागान, फलों के उद्यान, मुर्गी पालन, पेड़ पालन, सुअर पालन, मछली पालन, डेयरी विकास, भंडारण व मंडियों के निर्माण कार्य और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि से रहा है।